सम्मानित साथियों, आज मूल निवासी संघ के इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन में पहले दिन के प्रथम प्रबोधन सत्र में उपस्थित मंचासीन अतिथिगण एवं दर्शक दरगाह में बैठे मूल निवासी बहुजन साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत सारी बातें उमेश सर ने क्लियर कर दी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी यह जो विषय लाया गया, उद्देश्य ही यही था कि हम संविधान के प्रति जागरूकता लाएं। इस विषय के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक शब्द है संवेदनशीलता। दो शब्द होते हैं, एक वेदना और दूसरे संवेदना। वेदना वह होता है जो खुद में दर्द हम महसूस करते हैं, अपने शरीर में जो दर्द महसूस करते हैं वह वेदना होती है, और जो दूसरे के शरीर में दर्द हो, उसकी दर्द मुझे अनुभव हो, वह होती है संवेदना। लेकिन जो 2018 में संविधान की प्रतियां जलाई गई ब्राह्मणों के द्वारा, और समाज में जब कोई एक्शन नहीं हुआ, मतलब संविधान के प्रति हमारी संवेदना नहीं है। BS4 कार्यक्रम लाया गया, कितना काम किए ये हमसे बेहतर आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि काम आपने किया है, अनुभव ही आपको होगा, रिजल्ट आपको दिख रहा है। क्योंकि रिजल्ट हमको उतना ही दिखता है जितना हम काम करते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर संवेदना लाने के लिए यह विषय आपके समक्ष लाया गया है। दूसरा यह है कि संवेदनशील होने के बावजूद ही या संवेदनशील होने के बाद ही हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है। कौन से अधिकार की सुरक्षा होगी? भारत के संविधान ने भाग 2 नागरिकता के ऊपर चर्चा किया गया है, नागरिकता के ऊपर है, और यह कहा गया है कि हर वह व्यक्ति जो 1947 से 5 वर्ष पहले से इस देश में रह रहा हो, निवास कर रहा हो, या उसके माता पिता में से कोई एक निवास कर रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो ब्राह्मणवादी सरकार है, वो 2 कानून लाया 2019 में, NRC और CAA। क्या है उसमें? धर्म के आधार पर, मतलब उसमें कॉलम जोड़ दिया कि धर्म भी, इसकी क्या आवश्यकता है? संविधान की प्रस्तावना यह कहता है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। तो क्या यह पंथ निरपेक्षता के आलोक में यह CAA NRC है क्या? मतलब क्या किया हम जो ये विषय ला रहे हैं, या ये आंदोलन चला रहे हैं, ये BS4 चला रहे हैं, जो विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं, और हमारे आंदोलन के बाद देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो संविधान बचाव आंदोलन चला रहे हैं। संविधान कोई व्यक्ति है क्या जिसको बचाया जाए? और बचाने का मतलब, अगर हम बचाने की कैटेगरी में आते हैं तो मतलब हम डिफेंसिव मोड में हैं, हम ऑफेंसिव मोड में नहीं है।
अगर ऑफेंसिव मोड में रहना होगा तो ये बचाव शब्द तो नहीं लाना पड़ेगा। और अगर संविधान को लागू करना है हमें, तो संविधान को लागू करने के लिए हमें संविधान की जानकारी पहुंचाना पड़ेगा। और जिनके हाथों में संविधान है, जिनके द्वारा लागू किया जा रहा है, वह बौद्धिक बदमाशी कर रहे हैं, बौद्धिक बदमाश लोग हैं। और संविधान को, इसीलिए वो उमेश सर का ही एक कोट है कि अभी की जो लड़ाई है वो भूजा की नहीं है, क्या है, भेजा की है। संविधान को बचाएंगे या आप उसे लागू कराएंगे तो ताकत के बल से लागू करा सकते हैं क्या? ताकत के बल से लागू करा सकते हैं? नहीं करा सकते। कैसे कराना होगा? बुद्धि के बल से। और उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, एसटी एससी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी। ये शब्द समाज में जितना ज्यादा जाएगा उतनी जल्दी सत्ता आपके नजदीक आएगी। अब हम आगे आते हैं, अगर ये चीज नागरिक अगर देश में हो गए तो उसके कुछ राइट्स होते हैं जिसको फंडामेंटल राइट कहा गया। मतलब कि संविधान के लागू होने से पहले हमारे कोई राइट्स नहीं थे, हमको कुछ राइट्स मिले। तो मनुस्मृति में लिखा है कि सकते नापे ना हे सुधरना ना कार्यो धन संचया सुधरोपी धन मासाद्य ब्रह्मणा ने बाधते। मतलब सुधरो को धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यदि वो धन इकट्ठा कर लेते हैं तो राजा को बलपूर्वक उसका धन छीन करके ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। और बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो 7 अधिकार थे उसमें एक अधिकार संपत्ति का भी अधिकार था। ये आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको भी इस बौद्धिक बदमाशों ने षड्यंत्र के तहत 1976 में उसको संशोधन करके हटा दिया। अब बच गए कितना? 6। आज हम बोल रहे हैं, बोलने की बहुत सारी पिक्चर आई है। अभी एक उसमें एक आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि अगर फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलता है या आपके उस राइट का हनन होता है, शोषण होता है, कोई उसका दुरुपयोग करता है, तो आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं। और उसी रीट में एक रीट है परमादेश रीट, जिसके एक आलोक में एक अभी पिक्चर भी आई थी, जय भीम। एक रीट पर एक आर्टिकल से एक कानून बन गया। भले ही उस एसटी एक्ट के बारे में बहुत रिफिनेशन से आपको उमेश सर ने समझाया, और एक रीट से एक पिक्चर बन गई। बहुत सारे इशू ऐसे आएंगे, हमारे मुद्दे को भड़काए जाएंगे, क्योंकि आप पिक्चर देख के खुश हो जाओ, समाज में जाओ नहीं, समाज में जाओगे नहीं, समाज पढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे लोगों के पास गीता खरीदने के लिए पुस्तक है, पैसे हैं, लेकिन संविधान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो उनको बताएगा कौन? इसी तरह से चर्चा के माध्यम से बताना पड़ेगा। दूसरी तरफ कि अगर इस देश में जो नागरिक है, जो अगर नागरिक है उसको फंडामेंटल राइट मिल रहा है, और संविधान में जो बातें हैं कि देश के प्रत्येक नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, उद्देश्य क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय समाज में स्थापित करना है। तो करने की जो जवाबदेही है वो किसकी लगाई? सरकार की। कहां पे लगाई ड्यूटी? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर। उसमें कहा, लेकिन उसमें एक ये भी बात कही कि सरकार जो नियम बनाएगी
उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट में चैलेंज, आर्टिकल 37, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उसने पंचवर्षीय योजना बनाया, उसने अभी 1 रुपये किलो चावल दे रहा है, वो तो दिखाने के लिए दे रहा है, ये करो वो करो, चैलेंज। और इसी का लाभ उठा करके वो संविधान के भीतर में, संविधान के अनुसार से ही, बताए हुए रास्तों से ही आपके अधिकारों को छीन रहा है, खत्म कर रहा है। आर्टिकल 38, 39 ये कहता है कि धन का विकेंद्रीकरण इस प्रकार से हो कि हर व्यक्ति के पास उचित मात्रा में उसके जीने योग्य जो जितनी आवश्यकता है वो भोजन उसके पास अर्थ पहुंचना चाहिए, पैसा पहुंचना चाहिए। और उसी के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। लेकिन जैसे कि अभी उद्घाटन सत्र में बोलकर साहब ने समझाया भी बहुत था, बहुत बढ़िया। क्योंकि पॉलिसी जब वहां बनती है वहां तक कुछ हमारे भी लोग हैं, लेकिन जहां इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है वहां हमारा आदमी जीरो है, वही आरएसएस के लोग हैं तो जो इंप्लीमेंट करते। पॉलिसी तो बन गई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, लोन किसको मिलेगा? अगर धन को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाना है, हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हर आदमी व्यापार कर सकता है, तो व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, वो कहां से मिलेगा? बैंक से। और बैंक में जो बैठा हुआ लोग है वो कहते हैं कि हम एसटी एससी को लोन नहीं देंगे। तो क्या धन का उचित बंटवारा हुआ? कौन करेगा? 2017 की रिपोर्ट है कि देश का 73% संपत्ति 1% व्यक्ति के पास है। एक आदमी खाते खाते मर रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रहा है, और एक आदमी खाए बिना मर रहा है। जो अर्थ का जो पैसे का बंटवारा हो रहा है वह समुचित नहीं होने के वजह से इंडिया इज रिच एंड इंडियन आर पुअर। भारत अमीर है लेकिन भारतीय गरीब है। भारतीय कौन है? हम भारत के लोग। अरे हम भारत के लोग ही भारतीय है, और जिसको बांटना चाहिए, जिसको देना है, वो विदेशी लोग बैठे हुए हैं। और इन सारी चीजों के बाद, इसके बावजूद भी अगर हम आते हैं तो ये जो धन का विकेंद्रीकरण हुआ, दूसरी तरफ आर भी देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण है, चाहे विजय माल्या का हो, नीरव मोदी का हो। 9,000 करोड़, 11,000 करोड़, 13,000 करोड़ लेके भाग गया, राइट ऑफ घोषित कर दिया और उसको लॉस घोषित कर दिया। किसका पैसा है? उद्घाटन सत्र में बनाया कि इतना रुपया, वो कितना 3 लाख मिलियन का कर्ज हमारे ऊपर, इस देश के ऊपर। एक आदमी पर कितना आएगा? बच्चा पैदा नहीं हुआ वो कर्ज से डूब गया। किसका कर्जा है? और वो जो पैसा लेके भागा किसका पैसा है? हमारे लिए लोन के लिए पैसा नहीं है बैंक में, लेकिन उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया का लोन चुटकी में मिल जाता है, क्योंकि वहां जो देने वाला, साइन करने वाला जो लोग है वो आपके लोग, आपकी विचारधारा के लोग नहीं है। अगर कुछ अपवाद में हमारे लोग भी हैं, लेकिन उसके जो पोस्ट में है, ऊपर में है, एसटी एससी ओबीसी का एक भी आदमी नहीं है। एक पिछले 2016 या 15 का रिपोर्ट था कि बैंक में जो जनरल मैनेजर का पोस्ट होता है उसमें 436 में मात्र 5 एसटी एससी के हैं, बाकी सब के सब जनरल क्लास से हैं। तो आपको कहां से मिलेगा लोन? तो धन का केंद्रीयकरण हो रहा है
और जब धेन का केंद्रीकरण हो गया तो सरकार के पास पैसे नहीं बचे, तो अब क्या बोलते हैं कि हम नहीं चला पाएंगे, हम संपत्ति बेच रहे हैं या किराए पर दे रहे हैं। तो जो घर की संपत्ति किराए पर देता है, भाड़े पे देता है, क्या कहते हैं उसको? जो घर की संपत्ति किराए पर देता है, भाड़े पे देता है, क्या बोलते हैं उसको? भड़वा। क्या बोलते हैं? तो किराए पे और कौन दे रहा है? एक पॉलिसी बना के सारी संपत्ति को निजीकरण के माध्यम से भाड़े पर दे रही है। और वैसे लोगों को बताने के लिए हमारे पास रास्ते बहुत है, इसलिए हमें समाज में यह बताने की जरूरत है कि हम इसको, समाज को जागरूक करने की बात है। और इसको हम जागरूक कैसे करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? बहुत सारे अधिकारी, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो जिनके पास समय है उनको हम लगाएंगे। भारत का संविधान के आर्टिकल 16 ये कहता है कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सेवा में अधिकार होना चाहिए। हमें जो नौकरी मिली है किस आर्टिकल के तहत मिली? आर्टिकल 16 के 4। मतलब आज जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, जो आप लग्जरियस जीवन जी रहे हैं, किसके बदौलत जी रहे हैं? संविधान के बदौलत जी रहे हैं। और संविधान को लागू करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो आपको सबसे आगे आना पड़ेगा। अभी हम जाते हैं तो लोग जैसे बताते हैं कि पैसा देने से कतराते हैं, डोनेशन नहीं देते। हम चंदा नहीं मांग रहे, वो समाज का कर्ज है, वो बाबा साहब का कर्ज है आपके ऊपर। और अगर कर्ज चुकाए बगैर अगर आप मर जाते हैं तो आपसे बड़ा कर्जखोर, क्या बोलते हैं उसको, सूदखोर, दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए आपसे एक निवेदन होगा हमारा कि आप जहां से भी आए हैं, आप अपने राज्य के, अपने जिले के जो भी साथी हैं संगठन के, उनके माध्यम से आप कूपन ले। अगर आप पहले नहीं दिए हैं तो आज कूपन रात में कटवाएं और कल कूपन यहां पैसा जमा करवाएं, क्योंकि अभी हमें बहुत आवश्यकता है पैसे की। दूसरी बात, अगर हम इस तरह से ये जो आंदोलन है, इस हम आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, BS4 अभियान हम ले जाना चाहते हैं, तो उसका रास्ता क्या है? सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक तरीका। और वो संविधान ने हमें सिखाया। भाग 5 हमें संविधान में ही सिखाया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का विभिन्न प्रकार का दिया हुआ है। हम सिर्फ बात करते हैं, जितने भी मूल निवासी समाज के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वामसेव मूल निवासी को छोड़ करके वो सभी ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। वो बात तो डेमोक्रेसी का करते हैं, लेकिन अपने चरित्र में डेमोक्रेसी नहीं अपनाते। जब चरित्र में डेमोक्रेसी नहीं अपनाते तो फिर हम समाज को डेमोक्रेसी कैसे सिखा सकते हैं? समाज को डेमोक्रेसी सिखाना है तो पहले खुद में डेमोक्रेसी बनना पड़ेगा। और जब खुद में डेमोक्रेसी बनते हैं तो डेमोक्रेसी का दो ही जगह होता है, सिर्फ एक जगह उसका उपयोग होता है, सिर्फ और सिर्फ निर्णय प्रक्रिया में। अगर कोई लॉ, कोई कानून विधायिका में बन गया, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, पारित हो गया, राष्ट्रपति का साइन हो गया, कानून बन गया, तो क्या कोई डीसी उसका विरोध कर सकता है? कर सकता है कि यह कानून गलत है, मैं नहीं मानूंगा? कर सकता है क्या? कोई एसपी मना कर सकता है कि मैं नहीं करूंगा?
कोई थानेदार मना कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि पॉलिसी जहां निर्णय बनना था वहां निर्णय बन चुका। ये लोग कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो सिर्फ उस निर्णय को मानने और इंप्लीमेंट करने का काम है, सवाल करने का काम। हमारी भी राष्ट्रीय आम सभा और जो काम है वो राष्ट्रीय आम सभा पॉलिसी बनाने का काम करती है। जो एग्जीक्यूटिव, चाहे वो सीसी के हो, स्टेट एग्जीक्यूटिव हो, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव हो, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। अगर निर्णय बन गया तो इंप्लीमेंट करने का काम हमको है। अगर हम नहीं करते हैं तो सीनियर अथॉरिटी अगर कोई निर्देश देते हैं तो वहां डिक्टेटरशिप जरूरी हो जाता है। अगर आप ईमानदारी से काम कर दिए तो डिक्टेटरशिप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो डिक्टेटरशिप आवश्यक है। तब भी लोग कहेंगे यार ये तो डिक्टेटरशिप कर रहा है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी को खुद नहीं समझे तो हम लोगों को समझाएंगे क्या? जब तक हम डेमोक्रेसी को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक हम लोगों को भी नहीं समझा सकते। और इसलिए हमारी जो काम है वो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। निर्णय जो पॉलिसी बन जाती है उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम सिर्फ हमारा है। हम वहां पे सवाल नहीं कर सकते। और अगर इस नेचर से अगर हमने काम करना शुरू किया तो बहुत जल्द इस देश की सत्ता और शासन आपका होगा। और जिस दिन सत्ता और शासन आपका होगा तो वो बोलते ना कि मछली को पानी से निकाल दो तो मारने का जरूरत उसको नहीं पड़ता, कुछ समय में अपने आप मर जाती है। सत्ता जैसे ही मूल निवासी आएगी तो आपका शोषण अपने आप स्वतः बंद हो जाएगा, स्वतः बंद हो जाएगा। हमें रोकने की या करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, समय हमारा हो चला है और बहुत विस्तार से आप लोगों ने चर्चा सुना, तो बहुत ज्यादा लंबी बातें ना रखते हुए एक बात निवेदन यह करूंगा कि लोकतंत्र में गोली का और राजतंत्र में गोली का बड़ा महत्व होता है। राजतंत्र में गोली का नोक दिखा, बंदूक की नोक पे शासन चलाई जाती थी और लोकतंत्र में बोली पर। इसलिए जो जितना अच्छा बोलना सीखेगा, बोलना जानेगा, वही देश के शासन पर राज करेगा। इसीलिए अब कौन सी बात को हमको कहां बोलना है यह भी हमें सीखने की जरूरत है। हमने रैली के समय में इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि हमको अपने साइड का, उमेश सर ने भी इंस्ट्रक्शन दिया था, अपने साइड का हमको नारा लगाना है। क्यों दिया था? एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा। बुद्धा का उदाहरण है और कि एक बार बुद्ध के सामने एक व्यक्ति आता है और वह पूछता है कि तथागत, मैं आपकी हर बात बड़े ध्यान से सुनता हूं लेकिन मुझ पर कोई अमल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, चलना नहीं है। जब तक आप चलोगे नहीं तब तक वो पूरा नहीं होगा। एक दूसरी बात है कि एक ब्राह्मण और एक मूल निवासी दोस्त हुआ करते थे, आज भी वो लोगों के होते हैं। उस दोस्त ने ब्राह्मण के ऊपर बहुत विश्वास था और जो सामाजिक परिवेश होता है उस परिवेश के अनुसार से भी उसको विश्वास था। यह उदाहरण हेमराज सिंह पटेल साहब देते रहते हैं। तो उसने अपने मित्र से पूछा, ब्राह्मण मित्र से कहा कि उसकी पत्नी जब गर्भवती हुई तो पूछा कि हमारा लड़का होगा या कि लड़की।
तो वो जो ब्राह्मण मित्र घबरा गया और बोला कि अगर इसके साथ कुछ भी अगर दे देते और गलत हुआ तो दिन रात तो रहना है साथ में, परेशानी कर सकता है। तो उसने लिखा, एक कागज में मोड़ के लिख दिया और मोड़ के दे दिया और बोला जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ही इसको खोलना। डिलीवरी हो गई, लड़का हुआ, उसने पर्चा खोला तो लिखा था पुत्री ना पुत्रा। क्या लिखा था? पुत्री ना पुत्रा। तो उसको समझ में नहीं आया, फिर ब्राह्मण के पास गया, वो बोला कि अरे ये आपने क्या लिखा, समझ में नहीं आया। अरे बोला आपने तो वही लिखा जो हुआ। बोला क्या हुआ? लड़का, और हमने लिखा पुत्री ना पुत्रा। क्या लिखा? पुत्री ना पुत्रा, माने पुत्री नहीं होगी, पुत्र होगा। उसके बाद जब वो चला गया तो उसका दूसरा दोस्त पूछता, यार अगर कोई लड़की हो जाता तब क्या बोलता? बोले उसमें भी कोई परेशानी नहीं। बोले पुत्री ना पुत्रा। क्या बोलते हैं? पुत्री ना पुत्रा, मतलब पुत्री होगी पुत्र। मतलब एक ही शब्द को वो कैसे तोड़ मड़ोड़ के हमारे लोगों को समझाता है। इसीलिए कि लोकतंत्र में जो जिस तरह से बात बोल सकता है कि कौन सी बात को कहां और किस तरीके से बोलना है, इसके संबंध में संत कबीर कहते हैं कि शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि है तो दूजा करे घाव। इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। हेलो।